आज हम करेंगे 6th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, इस लेसन में हम अतीत के बारे में जानेंगे कि हमारे पहले क्या हुआ, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले। आज हम वर्तमान में रह रहे हैं, लेकिन इससे पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनका रहन सहन क्या था, किस तरीके के वो बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, उनका रहना रहन स्तर, जो रहने का स्तर क्या था। तो ये कई क्वेश्चन हमारे कई बार हमारे दिमाग में आते हैं कि हम अतीत में ये पढ़ते तो है, लेकिन अतीत में भी तो किसी को, जिसने भी लिखा है, जो किताबों में हम पढ़ते हैं, वो भी तो किसी ने बताया होगा। तो हमें कैसे पता कि इतने 1000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या काम करते थे। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलता है, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो इस लेसन का नाम क्या है कि क्या, पहले क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ और कैसे। कि अतीत में कब, क्या, कहाँ और कैसे हुआ, ये हमें कैसे पता चलता है। जैसे आज के समय में क्या है, देखो देखिए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम रेडियो सुन सकते हैं। हमें न्यूज़ में क्या होता है कि हम आज की जो खबर है, या कल क्या हुआ था, या इससे पहले क्या हुआ था, हमें जो भी न्यूज़ देखते हैं उसमें हमें आज के बारे में, और जो पिछला कल का दिन जो चला गया उसके बारे में हमें अपने आप पता चल जाता है। हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, और आजकल तो हर एक के पास फ़ोन है, फ़ोन में भी हम न्यूज़ देख सकते हैं क्योंकि इंटरनेट की सुविधा है। तो फ़ोन के द्वारा भी हमें पता चल जाता है। टीवी में हम किसी भी चैनल, न्यूज़ चैनल को देख सकते हैं, उससे हमें पता चल सकता है। अखबार में भी हम पढ़ के हमें पता चल जाता है कि कल क्या हुआ था। तो आज के समय में तो हमें ये सुविधा मिली हुई है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब ना अखबार था, ना फ़ोन था, ना टेलीविज़न था, ना रेडियो था, तब हमें कैसे पता चलता था कि क्या क्या हुआ। और आज हमें कैसे पता कि उस समय पहले, मतलब 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, मतलब इतने हजारों साल पहले कौन सी घटना कब घटी थी। अब हिस्ट्री क्या है, अतीत में हम क्या पढ़ते हैं इतिहास में, मुगल काल के बारे में पढ़ते हैं, गुप्त काल के बारे में पढ़ते हैं, सुल्तान के बारे में, जो हम अब बहुत सारे सुल्तान हमारे देश पे, जिन सुल्तानों ने राज्य किया उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हमें उनके बारे में पता कैसे चला, देखिए। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि बहुत पहले, कई 100 साल पहले, कई 1000 साल पहले कैसे हुआ था, इसको हम कैसे जान सकते हैं। इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस लेसन का, उसको मैंने अंडरलाइन किया है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, और जहां मुझे लगेगा उसके अलावा वहां उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, समझा दूंगी साथ साथ। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे अतीत होता क्या है, जो टाइम हमारा बीत चुका है, जो चला गया। जैसे आज, आज का दिन हमारे लिए वर्तमान है, लेकिन कल ये हमारे लिए अतीत बन जाएगा क्योंकि ये बीत जाएगा। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक होता है जो शिकार करते हैं जानवरों का। हम आखेटकों, पशुपालक होते हैं जो पशुओं को पालते हैं। कृषक, जो खेतों में, किसान जो होते हैं जो खेतों में काम करते हैं। शासक कौन होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं जो शासन करते हैं वो। व्यापारी, जो सामान या वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे वो। पुरोहित, जो राजा से संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो। शिल्पकार, जो विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कलाकार, संगीतकार, जो गाने बजाने का काम करते हैं। और वैज्ञानिक, जो खोज करते हैं नई नई, उनके जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, और फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अतीत में हम क्या क्या पता लगा सकते हैं कि लोग पहले पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उनके घर कैसे होते थे। ठीक है, उसके अलावा जो शिकारी थे, पशुपालक थे जो पशुओं को पालते थे, जो किसान थे, शासक थे जो राजा महाराजा थे, व्यापारी थे, पुरोहित थे, राजा के जो मदद करने वाले होते जैसे मंत्री वगैरह हो गए, शिल्पकार थे, जो कलाकार थे, संगीतकार थे, और जो वैज्ञानिक थे जो खोज करते हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, अतीत के द्वारा। उसके अलावा हम क्या पता कर सकते हैं
कि उस समय, अब आज के समय में बच्चे क्या करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, फ़ोन में गेम खेलते हैं और भी बहुत सारे गेम खेलते हैं। लेकिन उस समय जब ये चीज़ें नहीं थी, तो बच्चे खेलते तो उस समय भी होंगे, तो उस समय वो किस तरीके के खेल खेलते थे, कौन सी वो कहानियां सुनते थे, कौन से वो नाटक देखते थे। आज के समय में तो टीवी है, फोन है, उस समय में तो ये चीजें नहीं थी ना। तब कौन से नाटक देखा करते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन कौन से वो गीत गाते थे। तो इन सब बातों का जो अध्ययन है या इन सब बातों के बारे में हम कहाँ से पता लगाते हैं, अतीत के द्वारा। अब आता है लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर, नर्मदा नदी, आपको मैप दे रखा है, ये देखिए इस मैप में नर्मदा नदी कहाँ है, ढूंढिए। नर्मदा नदी कहाँ है इस मैप में, ये है नर्मदा नदी। तो इसमें क्या बताया हमें, सबसे पहले तो क्या है कि मानचित्र एक में नर्मदा नदी का आपको जो मैप दे रखा है उसमें आपको नर्मदा नदी ढूंढनी है कि वो कहाँ है। कई लाख वर्ष पहले, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों व जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखिर या शिकार भी करते थे। देखिए, सब पहले क्या होता था, लोग कहाँ रहते थे, जब सबसे पहले लोगों ने बसना शुरू किया था नदियों के पास। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि नदियों के पास ही क्यों रहते थे वो। देखो, नदियों के पास क्यों रहते थे, क्योंकि नदी जहाँ पर होती थी वहां पे उनका जीवन का जो संचालन होता था, जीवन का संचालन होता मतलब जीवन बिताना, वो ज्यादा आसान होता था। क्योंकि जहाँ पे नदी होती थी वो वहां पे खेती बाड़ी का काम भी कर सकते थे, फल फूल भी उगा सकते थे। उनको मतलब जो जहाँ पर भी नदी होती थी ना, ज्यादातर आप देखोगे प्राचीन समय में ज्यादातर जो नगर बसे हैं वो नदियों के किनारे बसे हैं, क्योंकि नदियों के पास उनको अपना काम करने का, जैसे होता ना, अब आजकल तो लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं। उस समय लोग पढ़े लिखे हैं, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो नदियों के पास रहने का मेन रीजन क्या होता था कि उनको अपने काम धंधे मिल जाते थे वहां पे, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। ठीक है। तो कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, कुछ आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वो वहां क्यों रहते थे, क्योंकि उनके आसपास के जो, जैसे नदी के आसपास भी जो बड़े बड़े जंगल थे उनको वहां का पता था कि कहाँ क्या है। ठीक है। उसके अलावा क्या था, अपने भोजन के लिए, अब खाने के लिए उनको भोजन भी चाहिए। अब उस समय वो किस तरीके से अपना गुजारा करते थे, अपना भोजन का बंदोबस्त करते थे। वो जड़, फल और जंगल में ही बहुत सारे अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह, यहीं से नदियों के पास रहते थे, आसपास ही जंगल होते थे, वहां से वो जड़ फल जो भी है वो अपना भोजन का प्रबंध करते थे। और दूसरा, उस समय वो जानवरों का शिकार भी करते थे, उनका प्रयोग भी खाने के लिए करते थे। मांस मछली भी खाते थे ना, तो शिकार करना उनका जो मुख्य पेशा था वो ज्यादातर शिकार करना भी था। अब आता है 8,000 वर्ष पूर्व। ये देखिए कितना पुराना टाइम है। 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं व जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि सबसे पहले, या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि 8,000 साल पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले किस फसल को उपजाना आरंभ किया। तो 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री व पुरुषों ने सबसे पहले कौन सी फसल उपजाई, गेहूं और जौ। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि 8,000 साल पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले कौन सी फसल को उगाना शुरू किया या उपजाना शुरू किया, गेहूं और जौ। उन्होंने भेड़, और फिर ये आ सकता है कि एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन कौन से पशुओं को उन्होंने पालतू बनाना शुरू किया, मतलब उस समय में कौन कौन से पशु पाले जाते थे, भेड़, बकरी, गाय और बैल। तो सबसे पहले जो फसल उगाई गई वो थी गेहूं और जौ। और जिन जानवरों को पाला गया, पालतू बनाया गया, वो थे भेड़, बकरी, गाय और बैल। उसके बाद कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जहां कृषि का विकास हुआ था। कृषि का विकास कौन सी जगह पे हुआ था, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों। उत्तर पूर्व में गारो जगह का नाम है और
विंध्य, भारत में विंध्य जो पहाड़ियां थी वहां पर किसका विकास हुआ था? कृषि का विकास हुआ था। कृषि का विकास का मतलब क्या होता है कि खेती बाड़ी, खेती करना लोगों को आया था। ठीक है। और उस वहां सबसे पहले कहां पर, गारो जो ये जगह का नाम है, और मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियां है वहां पर सबसे पहले तो खेती का काम किया गया था, कृषि का विकास हुआ था। दूसरा, वहां पर सबसे पहले कौन सी फसल उपजाई गई? चावल। तो आपको डिफरेंस थोड़ा याद रखना है। जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां है, उत्तर पश्चिम का होगा, ये देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है। ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो इसमें क्या बोला है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ होगा? इधर होगा। ये देखिए ये लिखा ना सुलेमान, ये रहा सुलेमान और ये रहा किरथर। ये देखिए इसमें हमें जो नाम दिया वो ढूंढना है। उत्तर पश्चिम की सुलेमान, उत्तर पश्चिम हो गया हमारा, ये वाली दिशा हो गई। तो सुलेमान ये है और किरथर ये है। तो ये जो दो जगह है यहाँ पर सबसे पहले स्त्री और पुरुषों ने कौन सी फसल उगाई थी? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। उसके बाद आता है उत्तर पूर्व। अब ये उत्तर पश्चिम है, अब इसके उल्टा चले जाओ, इसके विपरीत दिशा में आ जाएगा हमारा उत्तर पूर्व। यहाँ पे जो गारो है, ये रहा ना गारो पहाड़िया, ये जो है, और विंध्य पहाड़िया, ये देखिए ये विंध्य पहाड़िया और ये जो गारो पहाड़ी, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या उपजाया गया था? सबसे पहले चावल। ठीक है। तो डिफरेंस याद रखना जगह के हिसाब से। ये जो सुलेमान है और किरथर जगह है, यहाँ पर लोगों ने क्या उगाया था? सबसे पहले गेहूं और जौ। और जो ये विंध्या पहाड़ियां है और ये जो गारो पहाड़िया है यहाँ पर, ये यहाँ उगाया था चावल। तो इसमें देखिए हमारे क्वेश्चन क्या बनते हैं। यही आ जाएगा तो 8,000 साल पहले स्त्री और पुरुषों ने कौन सी फसल उगाई थी? और ऐसे भी आ सकता है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां किस चीज के लिए फेमस है? दूसरा, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में कौन सी फसल उगाई गई थी? तो उसमें चावल आ जाएगा। अब आता है सहायक नदियां। देखिए सहायक नदियां क्या होती है? जब एक बड़ी नदी, जब सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में, जब छोटी नदी किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है तो उसको बोलते हैं सहायक नदी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे व समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। सहायक नदियां, अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है हमारा? सहायक नदियां किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। फिर इन नदियों के किनारे, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, सहायक नदियों के किनारे या इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर कब फले फूले? तो 4700 साल पहले। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, गंगा और इसके सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग कब हुआ? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है। एक तो आएगा सहायक नदियां किसे कहते हैं, फिर आ जाएगा 4700 वर्ष पूर्व किस किन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले? तो जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी, और ये जो ऊपर दे रखा है सिंधु और इसकी सहायक नदियां, तो सिंधु और जो इसकी सहायक नदियां है उसके पास जो थे वो आरंभिक नगर सबसे पहले फले फूले थे। और एक आता है सहायक नदियां किसे कहते हैं, और नगरों का जो विकास हुआ था वो हुआ था 2500 वर्ष पूर्व गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे। उसके बाद आता है गंगा और इसकी सहायक नदी सोन। सोन नदी कहाँ है? ये देखिए आपको मैप में सारा दिख जाएगा। ये रही जो विंध्या पहाड़ी है इसके साथ है ये सोन नदी, और ये किसकी सहायक नदी है? ये गंगा नदी की। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। मगध किसको कहते हैं? जो पहले
नहीं, मगध पहले किसको कहते थे? जो आज के समय में बिहार है ना, बिहार जो राज्य है उसको पहले मगध कहा जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी अन्य राज्यों की स्थापना की गई थी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में जो बिहार राज्य है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो मगध। या फिर मगध का आज के समय में, वर्तमान समय में क्या नाम है? बिहार। फिर आता है हमारा, उस समय लोग क्या करते थे? कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। लोग क्या करते थे? काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब वो एक कोई उनकी परमानेंट या फिक्स जगह नहीं होती थी कि वो आज यहाँ रह रहे तो यहीं रहेंगे कई साल तक। उनका क्या होता था? आज यहाँ पर है तो कल दूसरी जगह पे जाके बस जाते थे। और किसकी तलाश में? काम की तलाश में। दूसरा, कई बार क्या होता था कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, मान लो बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो वो उस वजह से भी दूसरी जगह पे चले जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। और कभी कभी जगह एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का मेन कारण क्या होता था? एक इलाके को जीतने के लिए जो सेना होती थी वो दूसरे इलाकों को जीतने के लिए चली जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। व्यापारी क्या करते थे? काफिले में, मतलब ग्रुप में कई बार तो, और कभी कभी जहाजों में क्या करते थे? जो महंगी वस्तुएं होती थी ना, जो महंगी वस्तुएं होती थी उसे लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे। जो धार्मिक गुरु होते हैं, धार्मिक गुरु कौन होते हैं? जो धर्म से संबंधित शिक्षा देते हैं। तो धार्मिक गुरु क्या करते थे? वो एक जगह से दूसरे गांव में क्यों जाते थे? वो लोगों को उपदेश देते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, सलाह देते थे। उस वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। तो एक तो लोग काम की तलाश में जाते थे, दूसरा जो सैनिक होते थे वो जीत हासिल करने के लिए, दूसरे इलाके पे कब्जा करने के लिए, विजय हासिल करने के लिए जाते थे। जो व्यापारी होते थे वो महंगी वस्तुएं लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। और जो धार्मिक गुरु होते थे, जो धर्म के गुरु होते थे, वो क्या करने जाते थे? अपने अच्छी अच्छी जो बातें होती हैं धर्म की, अपने धर्म को, मतलब एक तरह से अपने धर्म के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। अब आता है हमारे देश के नाम के बारे में। अपने देश के लिए हम इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि हम जब ये कहते हैं कि हम किस देश के नागरिक है तो हम क्या कहेंगे? हम इंडिया के नागरिक है। कोई कहेगा हम भारत के नागरिक है। लेकिन ये नाम, किसी ने तो ये नाम रखा होगा ना, ये नाम आया कैसे? इंडिया जो शब्द है इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ये देखिए, सबसे पहली बात तो इंडिया, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि इंडिया शब्द का अर्थ बताओ, या इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, या इंडिया शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हुआ क्या था कि जो उत्तर पश्चिम है वहां से आने वाले जो ईरानी थे, ईरानी दूसरे देश के नागरिक थे, निवासी थे, और जो यूनानी थे, इन्होंने क्या किया था? सिंधु को हिंदोस और इंदोज, और सिंधु को हिंदोज और इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित पश्चिम का जो इलाका था उसको तो हिंदोस या इंदोस बोला था। जो पूर्व में इलाका था ना उसको इंडिया बोला था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले, जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे, उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे, देखिए मैप में बताती हूँ आपको, हमारा उत्तर पश्चिम कहाँ है। ये जो एरिया है ये सारा हमारा उत्तर पश्चिम है। ठीक है, तो इस जगह में लोग जो रहते थे उनका एक ग्रुप था, ग्रुप मतलब उनका एक पूरा समूह था। तो उन लोगों के लिए, उस जगह पे रहने वाले लोगों के लिए शब्द यूज किया गया था इंडिया। बाद में ये पूरे भारत के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस समूह का उल्लेख, ये जो समूह है जो उत्तर पश्चिम में रहता था, ये जो कुछ लोगों का समूह था जिसको इंडिया बोला गया था, इसका जो, इसके बारे में हमें कहाँ मिलता है? सबसे पहले ऋग्वेद, जो हमारा क्या है, एक वेद है हमारा हिंदुओं का ऋग्वेद, जो कितने साल पुराना है? 3500 साल पुराना है। सबसे पहले इसमें इस बारे में जिक्र किया गया था।
अब आता है कि अतीत के बारे में जितनी भी बातें हमने पढ़ी हमें कैसे पता चला। देखिए आज के समय में लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे पास, हम क्या करते हैं, हमें अगर किसी चीज़ के बारे में पता लगाना गूगल पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है, या हम किसी बुक को ले लेते हैं, बुक में से पढ़ लेते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही पता चल जाती है। लेकिन उस समय जब ये सुविधा नहीं थी तो कैसे पता चला हमें पहले क्या हुआ था। उस समय भी तो कोई ना कोई जो तरीका लोगों ने अपनाया होगा ना, कि उन्होंने उस समय कुछ लिखा होगा, हमें उसके बारे में पता चला है, हमने उसको पढ़ा है या हमें कुछ मिला है, तभी तो हमें पता चला ना कि उस समय लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे। तो अब वो उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए पहले की तरह पुस्तक या जैसे आज के टाइम में जो सुविधा है वो तो होती नहीं थी। तो उस समय क्या होता था, पुस्तकें जो होती थी वो हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि किसको किसको कहा जाता है, जो हाथ से लिखी जाती है। अंग्रेजी में जो पांडुलिपि है उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट। जो पुस्तकें, देखो पांडुलिपि, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। पांडुलिपि किसको कहा जाता है, जो पुस्तक हाथ से लिखी जाती है, ठीक है। और आज की तरह नहीं है कि हमने पेपर लिया, पेन लिया और हाथ से लिख दिया, वैसी पांडुलिपि नहीं होती थी। पहले क्या होता था, अभी आपको बताती हूँ मैं आगे, पहले आप इसको देखिए। हाथ से लिखी जाती थी। दूसरा इंग्लिश में इसको क्या बोलते थे, अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द किससे निकला है, ये लैटिन शब्द है मेनू, जिसका अर्थ क्या है, हाथ, उससे निकला है। पांडुलिपियां क्या होती थी पहले, ताड़पत्र या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक पेड़ था, भुर्ज नाम था पेड़ का, मतलब एक नहीं, मतलब पेड़ होते थे भुर्ज, उसके जो पत्ते होते थे ना, उस पत्ते की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र, ये देखिए, ये आपको नीचे फोटो दिख रहा है ना, ये एक भुर्ज नामक जो पेड़ होता था, उस पेड़ की जो एक तरीके से पत्ता लगा लीजिए, आप छाल लगा लीजिए, ये वो है। उस पे ये देखिए, क्योंकि पहले ऐसे तो नहीं था कि कागज है, पेन है, ऐसा कुछ नहीं होता था, तो उस पे ये लिखा गया है। ये है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या है, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है पांडुलिपि के विषय में बताइए पांडुलिपि क्या होता है, तो कैसे बताओगे। पांडुलिपि का मतलब है हाथ से लिखा हुआ, इंग्लिश में इसका अर्थ है मैन्यूस्क्रिप्ट। और ये शब्द किससे बना है, लैटिन भाषा से, मेनू, जिसका क्या अर्थ है, हाथ से निकला है। पांडुलिपि होती क्या है, ताड़पत्र जो होते हैं, ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र, मतलब जो हिमालय होता है ना, ठंडे इलाके जो होते हैं ऊपर, जो ऊपर की साइड, तो जो ठंडे इलाके होते हैं, हिमालय क्षेत्र होते हैं, वहां या ताड़पत्र होते हैं, उन पर एक भुर्ज नामक जो पेड़ उगते हैं, उसकी जो छाल होती है, पेड़ का नाम क्या है, भुर्ज, उसकी जो छाल होती है उस पर लिखी जाती है, जैसे ये आपको फोटो में दिख रहा है, उसको कहते हैं पांडुलिपि। ये देखिए, ये जो पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। क्या किया जाता था, जो ताड़ के पत्ते होते थे ना, ताड़ के जो पत्ते होते थे, उन पत्तों को पहले काट के और अलग अलग हिस्सों, उसके अलग अलग हिस्सों को जॉइंट कर दिया जाता, जोड़ दिया जाता था आपस में। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि, ये वाली, ये है जो मैंने आपको बताया, पांडुलिपि ऐसे लिखी जाती थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो आप ये पुस्तकें यहाँ से शुरू, विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है, ये पूरा आंसर इसका आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया पांडुलिपि का, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां, अब ये पांडुलिपियां कई हजारों साल, लाखों साल पहले की लिखी हुई है, तो कुछ तो कीड़ों ने खा ली होगी, कुछ वैसे ही खराब हो गई होगी, इतने सालों में गल गई होगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो बची भी होगी ना, जिसको हमने देखा है, फिर हमारे विशेषज्ञों ने उसको पढ़ने की कोशिश की है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश की है, फिर कुछ बातें हमने अतीत की पता लगाई है। तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी कैसी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। ये पांडुलिपि हमें ज्यादातर कहाँ से मिली है, मंदिरों में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अब ये जो पांडुलिपियां है, हमें इनसे किन किन बातों को पता चला है। एक तो उस समय लोग धार्मिक मान्यता, मतलब किन किन बातों को मानते थे, राजाओं का जीवन कैसा होता था,
औषधि दवाइयाँ किस तरीके की होती थी, विज्ञान के बारे में, इन बातों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि कुछ प्राकृतिक और तमिल भाषा में है। उसके अलावा हमें बहुत सारे महाकाव्य भी मिले हैं, किताबें मिली है, कविताएं मिली है, नाटक मिले हैं। और इनकी जो भाषा क्या है, प्राकृत भाषा में भी है, तमिल भाषा में भी है और संस्कृत भाषा में भी है। जो आम लोग होते हैं ना, जो नॉर्मल, जो आम जनता होती थी, वो कौन सी भाषा का प्रयोग करती थी, प्राकृत भाषा का। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, पांडुलिपियां कहाँ पर प्राप्त हुई या कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई, तो आ जाएगा मंदिरों और विहारों से। पांडुलिपियों से हमें किन किन बातों का पता चला, इसमें आएगा आंसर धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान के बारे में। फिर आ जाएगा उस समय आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, प्राकृत भाषा का। ठीक है, अब ये तो होगी पांडुलिपि, जिससे हमें अतीत के बारे में पता चला है। दूसरा हमें किससे पता चला है, अभिलेख। किससे पता चला है, अभिलेख से। अब अभिलेख क्या होता है, ऐसे लेख, ये अभिलेख जो होते हैं, ये पत्थर पर या फिर कठोर धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर उत्तीर्ण किए जाते हैं। देखिए, जो अभिलेख पांडुलिपि होता है, पेड़ की छाल जो होती है उस पर लिखे जाते हैं। अभिलेख जो लिखे जाते हैं वो पत्थर पे लिखे जाते हैं। और ये अभिलेख कौन लिखवाता था, ये राजा महाराजा लिखवाते थे। ये अपना गुणगान खुद करवाते थे, जैसे कोई राज्य जीत लिया, कहीं पर युद्ध में जीत गए, तो पत्थर पे खुदाई करके लिखवा देते थे। और ऐसी जगह पे लिखा जाता था जो आने जाने वाले हर आदमी उसको देखे, जिसको पता चले कि राजा ने कहाँ पे जीत हासिल की है, क्या क्या बड़ा काम किया है। ये देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये होता था अभिलेख। ये देखिए, इन अभिलेखों का भी अध्ययन हम कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसे अपेक्षाकृत, मैंने बताया भी आपको, पत्थर पे लिखे जाते थे। कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण करवाते थे। उत्तीर्ण होता है उसको खुदाई करवाना या लिखवाना, उत्तीर्ण मतलब लिखवाना। तो कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों का विवरण उत्तीर्ण, जो उन्होंने काम किया है उस काम को उसने उस पर उत्तीर्ण करवाया है। जैसे ज्यादातर क्या करते थे राजा, अभी जो मैंने आपको बताया, लड़ाइयों में जीत के जब आते थे तो अपने कहाँ कहाँ विजय हासिल की उस चीज का वर्णन वो इसमें करते थे। ये देखिए, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ये जो अभिलेख आपको दिख रहा है, ये कितने साल पुराना है, 2250 साल पहले है। तो देखो आप कि इतने साल पहले, 2250 साल पहले के समाज के बारे में, उस समय के टाइम के बारे में हमें इससे पता चल रहा है। तो अगर ये भी ना होता तो हम कैसे पता लगाते, हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि पहले क्या हुआ था। तो ये जो पांडुलिपि और अभिलेख है, ये इससे हमें प्राचीन अतीत का पता चलता है। यह जो अभिलेख है, ये अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्तीर्ण करवाया था। ये जो अभिलेख है, एक सम्राट हुआ था, आपने नाम सुना होगा, अशोक, बहुत महान सम्राट था। उसने जब आदेश दिया था तब ये अभिलेख उत्तीर्ण करवाया था। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ भी लिखते हैं तो वो लिपि, जैसे ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, ये एक खास लिपि, जैसे अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सी है, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेक, ये जो अभिलेख है ये कौन सी लिपि से मिलकर बना है, यूनानी और अरामाइक। अब देखिए, अब आता है पुरातत्वविद क्या होता है। इस शब्द को बोल के देखिए, आपको खुद इसका मतलब पता चल जाएगा। पुरा मतलब प्राचीन, विद मतलब बताने वाला। तो पुरातत्वविद, पुरातत्वविद क्या हुआ, वो व्यक्ति जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन हमें करके बताता है उसको पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों
तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करते हैं। ये जो पुरातत्वविद होते हैं, जो पुरानी चीजों का पता लगाते हैं, ये क्या करते हैं, पहले खुदाई करते हैं, पुराने जमाने में चीजों को ढूंढते हैं, खुदाई या फिर अन्य तरीके से खुदाई करके ये क्या करते हैं, अगर उस समय के पहले के टाइम का कोई बर्तन निकलता है, कुछ कोई औजार निकलता है या कोई सिक्के निकलते हैं। क्योंकि आज के समय में जैसे नोट है, तो पहले तो ऐसी करेंसी नहीं होती थी। पहले क्या होता था, जो भी राजा महाराजा जो भी होता था वो अपने हिसाब से अपने सिक्के बनवाता था। कोई सिक्कों में अपनी फोटो बनवा रहा है, कोई नाम लिखवा रहा है, कोई सोने के सिक्के बनवाता था, कोई चांदी के, कोई तांबे के, कोई चमड़े के। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब खुदाई में मान लो सोने के सिक्के मिले, तो ये अंदाजा लगा लेंगे कि भाई सोने के सिक्के मिले हैं, तो सोने के सिक्के किसने बनवाए थे, कौन हो सकता है यहाँ राजा। ऐसे मान लो उस समय अगर मान लो पत्थर के तुम्हें आपको लगा लीजिए कि अगर आपको पत्थर का कोई आभूषण मिलता है, तो ये क्या अंदाजा लगाएंगे कि भाई उस समय लोग क्या करते थे, जो आभूषण पहनते थे ना, वो पत्थर के आभूषणों का इस्तेमाल करते थे। तो हमें इस चीज का अंदाजा हो गया। अगर हमें कोई भी फसल, कोई भी उस समय खाने के लिए जो वो यूज करते थे फसल, कोई भी मिल, अगर हमें इतने साल बाद हम उसको खुदाई करके देखेंगे, तो जली हुई बहुत बुरी हालत में दिखेगी, लेकिन हम उसको देख के समझ सकते हैं कि भाई गेहूं का दाना मिला है, तो इसका मतलब वो लोग उस समय गेहूं खाते थे। ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उस समय लोगों का जीवन स्तर क्या था। क्योंकि आज के समय में जो चीजें हैं, उस समय जो चीजें यूज होती थी उनमें बहुत मतलब जमीन आसमान का अंतर है। तो वो जो खुदाई करते हैं, जो पुरातत्वविद है, वो क्या करते हैं, वो खुदाई करके पता लगाते हैं कि उस समय का लोगों का जीवन स्तर कैसा था। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, जिससे उनको क्या पता चलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अभी मैंने बताया आपको, अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे, जले हुए रूप में मिलते हैं, तो वो अब उस समय जो लोग अन्न खाते थे, अगर वो दाने, अन्न के दाने अगर हमें आज के समय में खुदाई करने पे मिलेंगे, तो वो बुरी हालत में होंगे, जले हुए मिलेंगे, मतलब पहचानना उनको मुश्किल होगा। लेकिन पता चलने पर कि वो कौन से गेहूं है, चावल है, जौ है, जो भी हमें पता चल जाता है कि उस समय लोग इसका भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। उसके बाद आता है, अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। देखिए उस समय क्या था, लोगों का जो रहना सहना था वो अलग था अन्य लोगों से। जैसे जो राजा और रानियों का जीवन होता था, उनसे व्यापारियों और शिल्पकारों का जो जीवन, जो राजा और रानी जिस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे, उस उनमें, और पशुपालक जो पशुओं को पालते थे, जो किसान खेती करते थे, उनका जीवन बहुत उन दोनों में बहुत अंतर था। क्योंकि जो राजा महारानियां होंगी या राजा रानी होंगी, उनका जीवन बहुत अच्छे स्तर का होता था, शाही ठाट होते थे उनके। जो किसानों में, जो खेतों में काम करते किसान या जो पशुओं को पालते हैं, उनका जीवन उनसे अंतर तो होगा इन दोनों में। फिर जो व्यापारी होते थे और जो शिल्पकार होते थे, उनमें भी अंतर होता था। अलग अलग रीति रिवाज होते थे सबके। जैसे आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। जैसे आज देखोगे आप, गांव में लोग क्या करते हैं, गांव में ज्यादातर लोग खुद ही अपना जो थोड़े पिछड़े हुए गांव है, वहां लोग किसान खेती करते हैं और अपने खेतों में जो चीज उगाते हैं उसी से वो अपना गुजारा करते हैं। शहरों में क्या है, शहरों में हर चीज के लिए हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हमें जो भी लेना होता है हम दुकानों से जाके खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं। तो आज भी तो गांव और शहरों में अंतर है। उसी तरह उस समय में भी विभिन्न लोगों में अंतर होता था। राजा महारानी जैसे रहते थे वैसे पशुपालक और कृषक नहीं रहते थे। जैसे व्यापारी रहते थे वैसे शिल्पकार नहीं रहते थे। तो जैसे आज के समय में अंतर है, उस समय में भी रहने का जो रहन सहन था या जो जीवन स्तर था वो लोगों का अलग था। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा, उस समय जो राजा होते थे वो जीत जाते थे तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखते थे, लेखा जोखा रखते थे। इसीलिए तो जब वो लेखा जोखा अगर वो नहीं कहीं लिखवाते, जैसे उन्होंने अभिलेखों में उत्कीर्ण कराया, हमें पांडुलिपि से पता चला, अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज हमें पता ही नहीं चलता कौन सा राजा कब जीता, उसने कौन सा प्रदेश जीता, कितने युद्ध हुए, ये हमें कब पता चला, क्योंकि उस समय राजा जो होते थे वो
अपनी शान और शौकत के लिए, अपने को अच्छा दिखाने के लिए वो अपनी जो जीत हासिल करते थे उसको उसका रिकॉर्ड रखते थे, उसका लेखा जोखा रखते थे। यही वजह है कि आज हमें उनके बारे में काफी कुछ पता है। अब आता है तिथियों का मतलब, जो हम हर चीज में ये देखते हैं कि 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, अब आज 2021 है, तो ये जितनी भी तिथियां होती है इसको लिखने का तरीका या इसको हम किस हिसाब से मानते हैं। देखिए, स्टार्ट जो डेट स्टार्ट होती है वो हम ईसा मसीह के जन्म से ही उसकी शुरुआत मानते हैं। जैसे अब हमें कैसे पता साल महीना, ये जो हमारे दिमाग में तारीखें आती है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। ईसा मसीह का जो, ईसाइयों का जो धार्मिक गुरु थे, जो भगवान जिनको वो मानते हैं, ईसा मसीह, उसके जन्म से तिथि शुरुआत होती है इनकी। जैसे अगर 2000 कहा जाएगा, 2000 वर्ष, तो 2000 वर्ष कहने का मतलब क्या होगा। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ, मैंने क्या बोला कि ईसा मसीह के जन्म से शुरुआत मानी जाती है, तो 2000 वर्ष क्या होगा, ईसा के जन्म से 2000, ईसा का जब जन्म हुआ उसके बाद का टाइम। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथि, उनका जो जन्म, ईसा मसीह का जो जन्म था उसके जो पहले जन्म से पूर्व की जो तिथि होगी वो ईसवी पूर्व, ये देखिए ऐसे लिखी होती है ईसवी पूर्व। तो जो समय होता है, जो डेट होती है, वो हम कहाँ से पता लगाते हैं, ईसा मसीह के जन्म से उसकी वो होती है। ये देखिए, ईसवी पूर्व का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ईसवी पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। और एडी, एडी का मतलब क्या होगा, जब हम कोई डेट लिखते हैं, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे, जन्म के वर्ष से है, जब उसका जन्म हुआ था उससे उसकी स्टार्टिंग होगी। तो ईसवी पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पहले का समय, और ईसा के जन्म से जो समय स्टार्ट होगा उसके बाद का, वो एडी होगा। ईसा, ईसवी पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ये इनमें अंतर है। तो ये लेसन हमारा खत्म होता है यही। इसके बाद है इसमें, अगर आप इस लेसन को अच्छे से सुनेंगे समझेंगे तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपके अपने आप हो जाएंगे। सारा मैंने कराया, देखिए ये मैं एक दो बता देती हूँ, बाकी आपको खुद करना है। नर्मदा नदी क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आखेट और संग्रहण का काम हुआ था, शिकार करना और संग्रहण। ठीक है, ये आप देखना, सारा मैंने आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है जो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, पांडुलिपियों और अभिलेखों में, ये जो लॉन्ग आंसर है वो मैं बता देती हूँ। पांडुलिपि और अभिलेखों में एक अंतर बताइए। पांडुलिपि क्या है, ये ताड़ का जो पेड़ होता है, भुर्ज का, भुर्ज नामक या ताड़ के जो पत्ते होते हैं उनको इकट्ठा करके, उनको कई हिस्सों को इकट्ठा करके एक करके उस पर जो लिखी जाती है वो पांडुलिपि होती है। जो पत्थरों पर या कठोर धातु की सतह पर जो लिखी जाती है उसको अभिलेख कहते हैं। ये पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। उनको क्या क्या मिला, सिक्के मिले, बर्तन मिले, औजार मिले, आभूषण मिले, फसल मिली। ठीक है, इनमें से कौन सी वस्तु पत्थर की हो सकती है। औजार हो सकते हैं, आभूषण हो सकते हैं पत्थर के। साधारण स्त्री या पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, क्योंकि जो राजा महाराजा होते थे उनको अपना यशोगान, मतलब उनको जो जीत हासिल करते थे, वो विभिन्न प्रदेशों को जीतते थे, उसको वो दूसरे व्यक्तियों को बताने के लिए, अपना गुणगान करने के लिए वो अपने कार्यों का लेखा जोखा रखते थे। जबकि जो साधारण व्यक्ति होता था उसके लिए अपना सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता था, अपने लिए किसी भी तरह भोजन का प्रबंध करना। तो इसलिए वो लोग अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। कम से कम दो ऐसी बातों का उल्लेख कीजिए जिनमें तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के, अब राजा महाराजा जो होते हैं उनका जो जीवन था, उनका जो रहने का तरीका था, और एक जो किसान जो खेतों में काम करते हैं उनका जो जीवन था, उनमें किन बातों से हमें इन दोनों में अंतर का पता चलता है, ये आपको करना है।
ये देखिए, ये अभी आप ये प्रथम, ये देख, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, तो प्रथम नगर में क्या आएगा, सिंधु, और इसकी ये वाला आ जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा, एक बार मैं दोबारा से आपको शॉर्ट में थोड़ा लेसन बता देती हूँ, पूरा पूरा लेसन। इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, अतीत क्या, कब, कहाँ और कैसे, कि पहले क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है। अतीत के बारे में हम कहाँ से अध्ययन करते हैं, कौन से स्रोत है जिनसे हम पता लगाते हैं जो टाइम बीत गया उसके बारे में। तो पहले लोग कहाँ रहते थे, लोग नदियों के पास रहते थे, शिकार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे, पशुओं को पालते थे। सबसे पहले जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे स्त्री और पुरुषों ने लगभग 8,000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ उगाना शुरू किया। फिर गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। वहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे चावल उपजाया गया, चावल की खेती की गई। उसके अलावा सहायक नदी क्या होती है, वह नदी जो किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद जो मगध है वो आज के टाइम में जो बिहार राज्य है, उसी का प्राचीन नाम मगध था। उसके बाद लोग पहले क्या करते थे, काम की तलाश में घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। कभी कभी सेना जीत हासिल करने के लिए घूमती थी, व्यापारी घूमते थे महंगी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर। धार्मिक गुरु घूमते थे कि वो अपने धर्म का प्रचार करते थे, शिक्षा देते थे लोगों को। अब आता है भारत के बारे में। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसको सिंधु कहा जाता है संस्कृत में। ठीक है। उसके बाद 2500 साल पहले क्या हुआ था, उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस बोला था, और इंदोस। फिर इसके जो नदी के पूर्व में लोग रहते थे ना, भूमि प्रदेश को, उसको इंडिया कहा था। और इंडिया का प्रयोग किस लिए किया था, उत्तर पश्चिम में कुछ लोगों का एक समूह रहता था, उसके लिए किया था। और इसके बारे में हमें कहाँ से पता चला, ऋग्वेद से। ऋग्वेद क्या है, हमारा एक बहुत प्राचीन वेद है, लगभग कितना पुराना, 3500 साल पुराना। फिर आता है अतीत के बारे में हमें कैसे पता चलता है, पांडुलिपि से। पांडुलिपि होती क्या है, ये हाथ से लिखी होती है पांडुलिपि, और इसको इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है वो लैटिन भाषा से बना है, मेनू जिसका अर्थ है हाथ से निकला। ये बनती कैसे है पांडुलिपि, ये ताड़ पत्र जो होते हैं, या हिमालय में जो भुर्ज नामक पेड़ होता है उसकी छाल से ये जो है भोजपत्र पर लिखी जाती है। फिर पांडुलिपियों से हमें अतीत के बारे में पता चला। दूसरा होता है अभिलेख, ये पत्थरों पे लिखा जाता है कठोर सतह पर। उसके पुरातत्वविद क्या करते हैं, पुरातत्वविद जो पुरानी चीजों का पता लगाते हैं, खुदाई करते हैं। खुदाई में जो जो चीज निकलती है उनसे वो अंदाजा लगाते हैं कि उस समय लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, वो सारा। राजा महाराजा और जो सामान्य लोग थे उनके जीवन में बहुत अंतर था। उसके बाद हमने देखा जो राजा थे वो अपनी जीत जो जीतते थे, वो प्रदेशों को जीतते थे, तो वो उसका रिकॉर्ड रखते थे, उसका लेखा जोखा रखते थे। यही वजह है कि आज हमें आज से पहले जितने भी राजा महाराजा जो हुए हैं उनके बारे में पता है। तिथि, तिथि मतलब डेट। डेट का जो शुरुआत होती है वो ईसा मसीह से मानी जाती है। ईसा मसीह जो ईसवी पूर्व लिखा जाता है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम होता है। और जो ईडी लिखा जाता एडी लिखा जाता है, जो एडी होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे उसकी स्टार्टिंग होती है। जैसे 1986 ईस्वी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले का समय, इससे अंदाजा लगाया जाता है। तो ये लेसन हमारा खत्म होता है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे जो भी मैं इसकी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।